हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीएस नियुक्ति पद। तो आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं पीवाईक्यू पॉलिटी का, जो बीपीएससी पिछले 5 से 6 एग्जामों में पूछा हुआ है। ठीक है, तो उससे आपको एक फेयर बिट ऑफ आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है अभी रिसेंटली पूछा जा रहा है। तो आपको यहाँ पे देख लीजिए कि बीपीएससी के डिफरेंट डिफरेंट जो एग्जाम हुए हैं, जैसे कि एएसओ हो गया, डीएसओ हो गया, एमडीओ हो गया, या बीपीएससी के 71st बीपीएससी का पीटी का एग्जाम हो गया। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको सेपरेट आउट कर लिया गया है और यहाँ आपको कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये आपका चैनल हो गया, चैनल पर डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के क्लासेस ऑलरेडी चल रहे हैं। जैसे कि आपका घटना चक्र चल रहा है, घटना चक्र में पॉलिटी और साइंस के ऑलरेडी क्लासेस आ चुके हैं। आपका मेडिवल हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री दोनों लूसेंट के सीरीज के थ्रू कंप्लीट करा दिया गया है। और रीजनिंग और मैथमेटिक्स भी आपको कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे डिस्कशन करा दिया गया है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। और एनसीईआरटी की साइंस सीरीज, जिसमें एक लाइट जो कॉन्सेप्ट था वो बचा हुआ था, उसको भी कल करा दिया गया है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो आपको करा दिए गए हैं। और पॉलिटी में आपको ऑलरेडी 5 वीडियो आ चुके हैं, जिसमें आपको 7 से 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं यहाँ पे कवर करा दिए गए हैं। और आपको वीडियो के लास्ट में एक लिस्ट मिलेगा जहां से जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा वहां पे मेंशन है, जो कि जैसे जिसने अभी लक्ष्मीकांत से पूरा पढ़ा नहीं है तो उतना टॉपिक आपको कंप्लीट करके ही जाना है। ठीक है, ताकि आपको, क्योंकि एग्जाम आपका जीएस 100 नंबर का होने वाला है, उसमें से 5 से 6 जो है क्वेश्चन आएंगे, तो आपको कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही आएंगे, तो वो उसका लिस्टिंग आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। And if you like the channel, do subscribe the channel and hit a like button. So let's proceed. तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसमें कुछ जो है कमीशन के बारे में दिया हुआ है कि इसमें आपको बताना है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन नहीं है। ठीक है, तो इसको पता करने का तरीका क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन नहीं है, मतलब इसके कोई आर्टिकल नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर आप देख ले, यहाँ से उठा ले, एक एक को उठा के समझते हैं सबसे पहले। तो जैसे इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन का आपने पढ़ा होगा, आर्टिकल कौन सा है, इसका आर्टिकल 324 है। ये क्यों एस्टेब्लिश किया गया था, इसका एस्टेब्लिश करने का रीजन था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। ठीक है ना, तो इसके लिए किया गया था। तो आर्टिकल 324 है, इसका मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होगा। आपको फाइनेंस कमीशन हो गया, फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल कौन सा है, तो फाइनेंस कमीशन का आपका आर्टिकल 280 है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये भी आपको पता चल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। फिर उसके बाद आप देख लेते हैं इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल जो है, इसके आर्टिकल कौन से हैं, तो इसके आर्टिकल है 263, आर्टिकल 263। देखिए, यहाँ से आप जितने भी आर्टिकल है उसका भी रिवीजन कर सकते हैं ऑप्शन के थ्रू, और आपको पता भी चल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको अप्रोच लेना है। जैसे कि अब देखिए, प्लानिंग कमीशन दिया हुआ है, तो प्लानिंग कमीशन जो कोई कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ठीक है, ये इनिशियली जो है प्लानिंग कमीशन हर 5 साल पे प्रेसिडेंट के द्वारा बनाया जाता था, जिसमें वो आगे का डेवलपमेंटल जो कैसा रोड मैप होगा उसको एक वे दिया जाता था प्लानिंग कमीशन के द्वारा, जिसको 2015 में इसको चेंज करके नीति आयोग बना दिया गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब प्लानिंग कमीशन नहीं है, इसको डिजॉल्व कर दिया गया है, उसके जगह पे आप प्लानिंग नीति आयोग है। ठीक है, तो आपको यहां से चीजें समझ में आ गई। और ये क्या है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजरी बॉडी है। ठीक है ना, तो इसको ध्यान में रखना है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजरी बॉडी, एडवाइजरी बॉडी। ठीक है, तो आपको यहाँ से जब भी क्वेश्चन जो पूछा हुआ रहता है, एक एक ऑप्शन को आपको आर्टिकल और इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उसको याद करना है, ये आपको समझना है, जिससे आपको आगे रिवीजन में आसानी होगी। ठीक है, तो यहां से इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, प्लानिंग कमीशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब यहाँ पे पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट फर्स्ट आर्टिकुलेटेड द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ठीक है, ये मैं लगभग जितने भी क्लास पॉलिटी के लिए हूं उसमें आपको मैंने बताया है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है वो कहाँ पे मेंशन है। इसके लिए मैंने बताया था, आपको एग्जैक्ट डेट भी बताया था कि 24 अप्रैल, ठीक है ना,
1973, आपको 1973 तो ध्यान में रखना ही है, ठीक है। तो 24 अप्रैल 1973 को बेसिक स्ट्रक्चर जो ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वहां से आपको आ गया था, ठीक है। तो ये कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक कौन सा है, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि बेसिक जो स्ट्रक्चर जो का जो डॉक्ट्रिन है कब आया था, 1973 में, और किसने आया था, तो केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। यहाँ पे एक और जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया हुआ है, केस दिया हुआ है, इसको मैं बता देता हूँ एक बार, कि जैसे मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पे जो केस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल 21, ठीक है, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, इसको इसका जो एरिया है यहाँ पे बढ़ाया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे स्टोरी ये है कि जैसे मेनका गांधी का जो पासपोर्ट था वो जब्त कर लिया गया था, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा। जब उन्होंने इस चीज का रीजन पूछा गया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बताया गया कि इसको आपको रिवील नहीं किया जा सकता है इन द जनरल इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। तो इसके बाद मेनका गांधी जो है सुप्रीम कोर्ट जाती हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे इस चीज में निर्णय देता है, जहाँ पे जो मेनका गांधी का जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो होता है उसको सपोर्ट किया जाता है, और उसके बाद उनके पासपोर्ट के जो 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 प्रॉब्लम था उसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से पता चलता है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर अंडर द 2023 लॉ। तो ये जो 2023 के लॉ है इसके अंतर्गत जो है टेन्योर कितना होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो टेन्योर है कितना साल का होता है, 6 साल और 65 जैसे 6 साल तो उनका टेन्योर हो गया, अगर उसके पहले अगर वो 65 साल के हो जाते हैं तो रिटायर हो जाएंगे, तो दोनों में मिनिमम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहां से इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां से इनका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Which article of the Indian Constitution empower the Parliament to legislate on the state-led subject in the national interest। कि जैसे देखिए आपको जो शेड्यूल 5 है तो उसमें मेंशन है कि अलग अलग जैसे आपको सेंटर लिस्ट हो गया, स्टेट लिस्ट हो गया, या कंकरेंट लिस्ट, रेसिडुअल लिस्ट, जो भी अलग अलग लिस्ट है उसमें पर्टिकुलर जो जैसे सेंट्रल स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट लेजिस्लेट करता है, स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट लेजिस्लेट करता है, ठीक है। बट यहाँ पे पूछ रहा है कि स्टेट लिस्ट में पार्लियामेंट लेजिस्लेट करेगा, एक कौन से आर्टिकल में मेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आर्टिकल 249 है इसमें मेंशन है, आर्टिकल 249 बताता है कि जो है पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकता है इन द इंटरेस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। तो नेशनल इंटरेस्ट में वो स्टेट लिस्ट को कर सकता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, और जो भी आर्टिकल दिए हुए हैं इसको भी मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे कि आपको पीछे बताया था आर्टिकल 263 क्या हो गया, इंटर स्टेट काउंसिल, आर्टिकल 23 हो गया, 263 हो गया इंटर स्टेट काउंसिल, ठीक है। ये मैंने कर दिया, मेंशन कर दिया। उसके बाद आर्टिकल 252, आर्टिकल 252 मेंशन है, ये किस चीज से रिलेटेड है, आर्टिकल 252 बताता है कि अगर दो और जो जैसे 2 और 3 स्टेट हो गए, ठीक है ना, 2 और मोर स्टेट, उसको जो है कंसेंट के द्वारा पार्लियामेंट उस पर लेजिस्लेट कर सकता है। तो इसमें क्या हो गया, 2 और मोर स्टेट, मैं यहाँ में लिख देता हूँ, 2 और मोर स्टेट विथ कंसेंट, बिना कंसेंट के नहीं, विथ कंसेंट पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट, ठीक है, पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट, ठीक है। तो यहां से आपको पता चलता है आर्टिकल 252 के बारे में, ठीक है। तो ऐसे ही आपको जो मेमोराइज करके रखना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अगर बात कर दूं आर्टिकल 254 किस चीज से रिलेटेड है, ये डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी है। रिपग्नेंसी क्या होता है कि इनकंसिस्टेंसी, अगर मान लिए कि सेंटर और स्टेट के बीच में कोई भी जो ऐसे लॉ है उसमें अगर इनकंसिस्टेंसी आ रहा है कि दोनों जगह जो है अलग अलग चीजें मेंशन है, उस केस में क्या होता है, सेंटर का जो रूल है, सेंटर का जो लॉ है वो प्रिवेल करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, आपको कहीं कहीं मिल जाएगा डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी भी बोल सकते हैं इसको, या आप इसको बोल सकते हैं कि इनकंसिस्टेंसी, ठीक है ना, इस इनकंसिस्टेंसी बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, इनकंसिस्टेंसी बिटवीन सेंटर एंड स्टेट।
सेंटर एंड स्टेट, तो इसमें कौन प्रिवेल करता है? इसमें जो है आपको सेंटर का लॉ है वो प्रिवेल करता है, ठीक है। तो यहाँ आपको कंप्लीट डिस्कशन हो गया कि कौन से आर्टिकल हो गया 249, आपको पता चल गया कि नेशनल इंटरेस्ट में स्टेट लिस्ट पे पार्लियामेंट जो है लेजिस्लेट कर सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द पार्लियामेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट कैन रिमेन इन ऑफिस टिल इट एंजॉय द सपोर्ट ऑफ। अब यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। जैसे अब पार्लियामेंट में लोकसभा का जब चुनाव होता है तो उसके बाद पीएम बनते हैं, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि इसमें जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं कब तक पार्लियामेंट जो पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट में ऑफिस में रह सकते हैं। तो उनका सबसे सपोर्ट कहाँ पे होना चाहिए? लोअर हाउस में उनका मेजोरिटी होना चाहिए। अगर मेजोरिटी लोअर हाउस में है मतलब लोकसभा में है तो क्या होगा? वो ऑफिस में रह सकते हैं। जैसे ही नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है अगर लोअर हाउस में, तो उसके बाद गवर्नमेंट गिर जाती है, ठीक है। लोअर हाउस किसको बोलते हैं? लोकसभा को बोलते हैं। मैं लिख देता हूं, ठीक है। तो आपको ये चीज आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग चोजन एज एंड फॉर बीइंग ए मेंबर ऑफ पंचायत। जब मैंने पंचायत पढ़ाया था तो आपको बताया था कि जैसे डिस्क्वालिफाइड, जैसे इसमें क्या होता है ना कि अगर कोई भी इंसान अगर स्टेट में जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसके इलेक्शन में अगर उसको बैन कर दिया जाता है वो उसमें डिस्क्वालीफाई हो जाता है, इसका मतलब क्या हो गया कि वो अब पंचायत में भी नहीं कर सकता है। बेसिक प्रोसीजर यही है, कहीं इसमें डिस्क्वालिफिकेशन और पंचायत का अलग से आपका प्रोविजन नहीं है। अगर आपको देखना है तो इसमें क्या मेंशन होना चाहिए कि अगर वो स्टेट लेजिस्लेचर जो होता है एमएलए का अगर चुनाव वो नहीं लड़ सकता है, जो एमएलए का चुनाव लड़ने के लिए जो आपको क्वालिफिकेशन है सेम क्वालिफिकेशन यहाँ पंचायत में भी होता है। अगर वो वहां के डिसक्वालीफाइड है तो आपको पंचायत में भी डिसक्वालीफाइड होगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे ऑप्शन को पढ़ते हैं। if he is disqualified by under any law for the time being in force for the purpose of election to the legislature of the state concerned, ठीक है। तो सेम चीज आपको जो मैंने यहाँ पे हिंदी में बोला आपको यहाँ पे अंग्रेजी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको ऑप्शन क्या है? करेक्ट है, ठीक है। दूसरा हो गया इफ ही इज सो डिस्क्वालिफाइड और अंडर एनी लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो आपका दूसरा सेंटेंस क्या बोल रहा है? दूसरा सेंटेंस भी आपको कहीं ना कहीं सेम ही बोल रहा है, ठीक है। तो आपको दोनों हो जाएगा, तो यहां से ऑप्शन बोथ ए एंड बी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सरकारिया कमेटी? सरकारिया कमेटी पूछ रहा है कि किस चीज से रिलेटेड है, और सरकारिया कमेटी जो है इसमें से कौन जो सेंटेंस दिए हुए हैं वो करेक्ट है, ठीक है। सबसे पहले इट वाज एस्टेब्लिश इन मार्च 1983, बिल्कुल सही बात है। एंड सबमिटेड द रिपोर्ट इन, तो इस जो सरकारिया कमेटी का गठन जो है इसको कंस्टिट्यूट किया गया था 1983 में, ठीक है, जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था। और 1988 में इसका रिपोर्ट आ गया था, ठीक है। और इसमें बोल रहा है कि इट वाज ए वन मैन कमीशन, नहीं, इसमें जो है सरकारिया कमेटी थी, इसमें 3 लोग थे, 3 मेंबर थे, ठीक है। तो यहां से ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, तो ओनली ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कितने मेंबर थे? और सरकारिया कमीशन में लगभग यहाँ पे 247 रिकमेंडेशन दिए गए थे, ठीक है। 247 इंपॉर्टेंट नहीं है बट मैं मेंशन कर देता हूँ। 247 यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया था सरकारिया कमीशन, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं कि सरकारिया कमेटी जो है किस चीज से रिलेटेड बना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स आर एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द। एक्स ऑफिशियो मतलब क्या होता है? एक्स ऑफिशियो मतलब अगर बोले कि बाय डिफॉल्ट, कि जैसे मान लिए कि अगर आप कोई चीज कर रहे हैं या आप कहीं कोई पोजीशन होल्ड कर रहे हैं तो उसकी वजह से आपको जो है दूसरे जगह भी आपको स्पेस मिलता है। जैसे आपको मैं अगर एग्जांपल दे दूं कि जैसे पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट में अगर वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं किसके? राज्यसभा के। कि जो चेयरमैन का अलग से चुनाव नहीं होता है लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वही चेयर करता है राज्यसभा को, ठीक है। तो यहां से तो आपको समझ में आ गया एक्स ऑफिशियो क्या होता है। वैसे ही बोल रहा है कि चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट आर एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द, तो किसके मेंबर है? तो नेशनल डेवलपमेंट जो काउंसिल होते हैं उसके
क्या होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों को कंफ्यूजन इंटर स्टेट काउंसिल से हो सकता है, क्योंकि इंटर स्टेट काउंसिल में भी आपको जितने भी स्टेट के सीएम हो गए या आपको सेंटर के कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, प्राइम मिनिस्टर उसको चेयर कर, तो ये हो सकता है। बट यहाँ पे क्या होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। कौन होगा, नेशनल डेवलप, आपको अगर एक्स ऑफिशियो पूछ रहा है, बाय डिफॉल्ट का बात पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को ही करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है ये कब बना था, ये आप यहाँ पे लिख दूं 1952 में बना था, ठीक है ना। तो ये आप अगर बात करें तो ये क्या था, ये जो आपको गवर्निंग काउंसिल ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज कंटेंट इन द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि 10th शेड्यूल में क्या है, तो ये आपको कंप्लीट, जब मैं शेड्यूल डिस्कशन किया था, ठीक है ना, तो वहां पे आपको मैं बताया था कि क्या है। टीयर ऑफ होल्ड पीएम से आपको मैंने इसका डिस्कशन किया था, तो क्या है इसमें, ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। तो ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन के केस में, अच्छा एक चीज और मैं अगर यहाँ पे पूछ लूं कि जैसे डिफेक्शन होता है, तो डिफेक्शन जब होता है तो इसमें कौन जो है फाइनल डिसीजन लेता है, स्पीकर लेता है या गवर्नर लेता है। एक चीज जो मैं यहाँ बता देता हूँ कि अगर 10th शेड्यूल के थ्रू, अगर जैसे आप देखते हैं ना, क्यों ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि अभी इलेक्शन का टाइम है। और क्या होता है इंडिया में कहीं ना कहीं डिफेक्शन जो है, एक पार्टी से कुछ जो एमपी हैं या जो एमएलए हैं टूट के दूसरे पार्टी में जाते हैं, यही होता है ना। तो इनको बचाने के लिए लाया गया था एंटी डिफेक्शन जो है लॉ। तो अब क्या होता है, ये जो प्रोविजन है कि ये, अब जैसे मान लीजिए कि कोई पार्टी से टूट के दूसरे पार्टी में गया, पार्टी ए से पार्टी जो, जैसे मैं अगर एग्जांपल ले लूं कि कोई भी पार्टी ए है, ठीक है ना, जैसे जितने भी पार्टी आप वहाँ इमेजिन कर सकते हैं, तो पार्टी ए से कुछ लोग टूट के और पार्टी बी में चले जाते हैं, ठीक है। और ये अब 10th शेड्यूल का मामला हो गया, तो इसमें जो है फाइनल कौन कौन लेगा, स्पीकर लेगा, स्पीकर लेगा या गवर्नर लेगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें आपको क्लैरिटी होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें कौन लेगा, स्पीकर लेता है, ठीक है। इसमें आपका स्पीकर लेता है, और जो अदर देन 10th शेड्यूल है उसका कौन लेता है, गवर्नर लेता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर 10th शेड्यूल से रिलेटेड है तो किसमें स्पीकर फाइनल डिसीजन लेगा, और अदर देन 10th शेड्यूल है तो कौन लेगा, गवर्नर लेगा, ठीक है। एक चीज और मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे 10th शेड्यूल है, ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट शेड्यूल में ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक बार मैं फिर से यहाँ पे बता देता हूँ कि टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम से हमने याद किया था, ठीक है, ओल्ड पीएम, ठीक है। ये आपको यहाँ से आपको याद रखना है। तो टी, टी से क्या हो गया, टी से हो गया टेरिटरी एंड स्टेट, टी से हो गया टेरिटरी एंड स्टेट, ई से हो गया इमोल्यूमेंट, इमोल्यूमेंट हो गया ई से, हालांकि ये डिस्कशन ऑलरेडी क्लास में हो चुका है। ई से हो गया इमोल्यूमेंट, ठीक है। ए से क्या हो गया, ओथ, अफर्मेशन एंड ओथ, ओथ एंड अफर्मेशन जो होता है किससे हो गया, ए से, तो 3 शेड्यूल में हो गया। आर, आर से क्या हो गया, एलोकेशन ऑफ सीट ऑफ राज्यसभा हो गया। एच से हो गया आपका शेड्यूल ट्राइब, और ओ से हो गया अदर शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। ओ से हो गया अदर शेड्यूल ट्राइब। यहाँ से फेडरल पार्ट हो गया, जिसमें हम लोग स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट, और जो कंकरेंट लिस्ट है किसमें है, ए हो गया आपका 7th शेड्यूल में, ठीक है। तो ये फेडरल वाला पार्ट हो गया, आपको मैंने बता दिया। जो फेडरल प्रोविजन है कहाँ पे है, ए से फेडरल प्रोविजन हो गया। ओ से क्या हो गया, ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया क्या, शेड्यूल 8 में है। एल से जो आपको क्या हो गया, लैंड रिफॉर्म, ठीक है, लैंड रिफॉर्म हो गया। डी से ही आपका आ जाता है एंटी डिफेक्शन वाला, ठीक है। डी से एंटी डिफेक्शन, पी से पंचायत, और एम से म्युनिसिपैलिटी। इसका मैंने कंप्लीट क्लास में डिस्कशन किया है, जस्ट यहाँ पे आपको रिवीजन के लिए एक थोड़ा सा बता दिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए आपके 10th शेड्यूल में कौन सा है, तो 1 2 ऐसे काउंट कर लीजिए, तो 10th पोजीशन पे क्या है, यही आपका एंटी डिफेक्शन वाला पार्ट डी से हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोविजन ऑफ डिफेक्शन हो गया आपका 10th शेड्यूल में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसमें से पूछ रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अबाउट जो है कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है। द इमोल्यूमेंट एंड अलाउंस ऑफ द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी डिमिनिश ड्यूरिंग द ऑफिस, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट बात है कि जब प्रेसिडेंट बन गए हैं उसके बीच में उनके जो टेन्योर में आप उनका इमोल्यूमेंट जो है नहीं चेंज कर सकते, उनके जितने अलाउंस इमोल्यूमेंट हैं उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। द प्रेसिडेंट इलेक्शन एवरी इलेक्टेड लेजिस्लेटिव
legislative assembly of the state shall have many vote as they are the multiple of the thousand in the quotient obtained by dividing the population of the state by the total member of the elected। ठीक है, इसका भी आपको प्रेसिडेंट जब मैं बताऊंगा तो इसका कंप्लीट डिस्कशन करूंगा। ये भी क्या है स्टेटमेंट, ये भी स्टेटमेंट जो है कहीं ना कहीं सही है। ठीक है, डीपीएसपी देखिए, डीपीएसपी में ऑलरेडी आपको आर्टिकल 42 बता चुका हूं। आर्टिकल 42 किस चीज से रिलेटेड है? आपको जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन से रिलेटेड है। जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन, जस्ट एंड मैं लिख देता हूं ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीव। ठीक है, वर्क, और ये जो है इसमें मैटरनिटी रिलीव भी है, मैटरनिटी रिलीफ। तो आर्टिकल 42 क्या हो गया? डीपीएसपी हो गया। और इसमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट, ये तो नहीं मेंशन है। आर्टिकल 42 आपका डीपीएसपी हो गया। तो यहाँ पे क्या है? जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर द वर्क, फॉर अ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। ठीक है, तो यहाँ से इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे सही नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट शैल बी हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होता है। और यहाँ पे कौन से सिस्टम लगते हैं? सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ से आपको देखिए, अगर आपको सेंटेंस अगर कभी भी इसमें नहीं समझ में आ रहा है तो आपको डीपीएसपी आपने पढ़ा है आर्टिकल 42, तो डायरेक्ट आप यहाँ से देख के बता सकते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, तो पूरा आपको देखने का भी जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है द ओनली इंस्टेंट व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज हिज वीटो पावर ऑफ वीटो रिलेटेड टू। ठीक है, तो वीटो पावर का इस्तेमाल एक ही बार हुआ है, तो पूछ रहा है कि किस टाइम में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको स्टोरी बता दूं थोड़ा सा, इस समय पे जो प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह थे। ठीक है, प्रेसिडेंट थे ज्ञानी जैल सिंह। इस समय क्या हुआ था कि गवर्नमेंट जो है एक इंडियन पोस्ट ऑफिस जो अमेंडमेंट बिल लेकर आती है। ठीक है, उस बिल को यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या, गवर्नमेंट ने पास कर दिया। उसके बाद जब ये प्रेसिडेंट के पास गया तो प्रेसिडेंट ने ना ही इसको एक्सेप्ट किया ना ही इसको रिजेक्ट किया। ठीक है, मतलब उसके बाद उन्होंने कोई एक्शन ही नहीं लिया। जो प्रेसिडेंट के पास आया साइन होने के लिए, तो उन्होंने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। ठीक है, ये था क्या? ये जो इंडियन पोस्ट ऑफिस जो अमेंडमेंट बिल था, इसमें क्या था कि गवर्नमेंट के पास पावर आ जाएगा किस चीज का? इंटरसेप्ट करने का, डिटेन करने का और डिस्पोज करने का। जो पोस्टल आर्टिकल, पोस्टल आर्टिकल क्या होता है? जैसे आपका हो गया पोस्ट कार्ड हो गया, ये सब जितने भी जो पोस्ट के थ्रू जाते हैं, उस पे गवर्नमेंट जो है बिना कंसेंट के उसको पढ़ सकती है, उसको इंटरसेप्ट कर सकती है, उसको डिस्पोज कर सकती है। ठीक है, और वो ग्राउंड क्या होगा? वो नेशनल इंटरेस्ट के ग्राउंड पे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपको जो बहुत सारे जो फंडामेंटल राइट है उसका उल्लंघन हो रहा था। तो इसको ज्ञानी जैल सिंह ने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया था, मतलब इस पे नो एक्शन वाज टेकन। तो ये कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर्टेन टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, तो और इसमें बोल रहा है कि अदर देन असम, मेघालय एंड त्रिपुरा। तो अदर देन असम, मेघालय एंड त्रिपुरा। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जो शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब, ये ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है। जैसे टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम में बताया था मैंने, कैसे? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, टीयर्स, तो ये आपको शेड्यूल एरिया था। और इसके बाद ओ एफ, तो ओ क्या था? अदर शेड्यूल एरिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है? असम, मेघालय और त्रिपुरा को छोड़ करके, तो उसके लिए कौन सा शेड्यूल है? तो उसके लिए आपका 5th शेड्यूल है। ठीक है, और 6th शेड्यूल किसके लिए है? असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम के लिए है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा? 5th शेड्यूल। देखिए, अब यहाँ पे 10th शेड्यूल दिया हुआ है, 3rd शेड्यूल दिया हुआ है, 9th शेड्यूल, ये तो हो नहीं सकता है। आप ऑलरेडी अगर टीयर्स भी याद है तो यहाँ से आप गेस कर सकते हैं। आपको कंफ्यूजन कभी कभी हो सकता है 5th से और 6th शेड्यूल में। ठीक है, बट यहाँ पे तो कोई कंफ्यूजन का जो है ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि 6th शेड्यूल यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 5th शेड्यूल मार सकते थे। ठीक है, और बाकी आपको ट्रिक से याद रखना है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब इसमें से पूछ रहा है कि विच सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज वेस्ट मिनिस्टर मॉडल। वेस्ट मिनिस्टर एक क्या है, जगह है इंग्लैंड में, ठीक है। तो ये यहीं पे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो यहीं से आया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो वेस्ट मिनिस्टर जो हम लोग जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम जो अडॉप्ट किए हैं, तो क्या उसको क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। वेस्ट मिनिस्टर मॉडल भी उसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये आगे बढ़ते हैं। इसमें से दिया हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नीति आयोग। नीति आयोग हैज 7 पिलर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। पहला बोल रहा है कि नीति आयोग का 7 पिलर ऑब्जेक्टिव है, बिल्कुल सही बात है। और दूसरा बोल रहा है कि 3 स्पेशलाइज्ड विंग है, ठीक है। तो इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि जो नीति आयोग के 7 पिलर हैं वो क्या है। 7 पिलर हो गए, तो इसमें चीज होता है 7 पिलर ऑफ नीति आयोग, और दूसरा हो गया 3 स्पेशलाइज्ड विंग हो गए, स्पेशलाइज्ड विंग्स, ठीक है। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। 7 पिलर क्या है, पहला प्रो पीपल होना चाहिए, ठीक है, प्रो पीपल। दूसरा प्रो एक्टिविटी, एक्टिविटी। तीसरा इसमें क्या हो जाएगा, पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन। चौथा हो गया आपका एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट, ठीक है। और छठा हो गया इक्वालिटी, इक्वालिटी। और उसके बाद क्या हो गया, इंक्लूजन, इंक्लूसिविटी की बात करता है, इंक्लूजन। और लास्ट हो गया आपका ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी। ये आपको ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि इसमें से क्या होगा कि जो 7 पिलर है इसमें से कोई भी 3 ऑप्शन में दे देगा, और या एक ऑप्शन में दे देगा और पूछ लेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ द 7 पिलर ऑफ द नीति आयोग, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, प्रो पीपल, प्रो एक्टिविटी, पार्टिसिपेशन, इंपावरमेंट, इक्वालिटी, इंक्लूजन एंड ट्रांसपेरेंसी। तो इसमें 3 जो है पी से स्टार्ट हो रहे हैं, 2 जो है ई से स्टार्ट हो रहे हैं, और एक इंक्लूजन और ट्रांसपेरेंसी हो गया। तो ऐसे आप ध्यान में रख सकते हैं। जो तीनों स्पेशलाइज विंग है इसको क्या बोलते हैं, एक हो गया रिसर्च विंग, रिसर्च विंग। दूसरा हो गया कंसल्टेंसी विंग, कंसल्टेंसी विंग। और एक जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक है टीम इंडिया, टीम इंडिया, ठीक है। तो यहां से आपको क्या पता चल रहा है कि 3 स्पेशलाइज विंग होते हैं और 7 पिलर उसके होते हैं, किसके, नीति आयोग के जो ऑब्जेक्टिव है उसके 7 पिलर होते हैं। तो यहां से क्या आपको पता चल रहा है, बोथ ऑप्शन आर करेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इस क्वेश्चन को करने का पर्पस है कि आप इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं उनको आप एक बार रिवाइज कर ले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन। ये मैंने अभी आपको बताया था थोड़ा देर पहले कि 2015 में जो प्लानिंग कमीशन जो था उसको कौन रिप्लेस कर दिया, नीति आयोग, बिल्कुल सही बात है। द शिफ्ट रिफ्लेक्ट द मूव टुवर्ड द मोर डायनेमिक एडेप्टेबल अप्रोच टू इकोनॉमिक प्लानिंग इन द ग्लोबलाइज वर्ल्ड, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन ए करेक्ट है, जो असर्शन है वो करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, ठीक है, कि बोथ assertion and reason are true and R is the correct explanation of A। क्वेश्चन को करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि which of the following article was not inserted by 42nd constitutional amendment 1976, ठीक है। तो इसमें आपको पूछ रहा है कि कौन से जो आर्टिकल है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ था। तो इसमें आप एक एक ऑप्शन को देख लेते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले आर्टिकल 39 को देखते हैं। तो 39 में जो है टोटल कितने हैं, टोटल इसके पार्ट 6 हैं। तो इसको अगर ओवरआर्चिंग अगर थीम अब इसका क्या है, तो इसका हो गया सिक्योरिंग एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड और इक्वल पे एंड इक्वल वर्क, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सिक्योरिंग एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, ठीक है, एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, ऑफ लाइवलीहुड, ठीक है। और यह इक्वल पे इक्वल वर्क, ठीक है ना। इसमें टोटल 6 पार्ट हैं, इक्वल पे एंड इक्वल वर्क, इक्वल वर्क, ठीक है। तो ये आर्टिकल 39 में एक चेंज हुआ था, जैसे आपको एक ऐड कर दिया गया आर्टिकल 39A, एक एडिशनल पार्ट इसमें ऐड कर दिया। आर्टिकल 39A क्या है आपका, ये हो गया फ्री लीगल एड, जो गरीब लोग हैं, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग हैं,
ठीक है, तो उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड किया जाता है, लीगल काउंसिल उनको लॉयर दिया जाता है। ठीक है, आर्टिकल 43 ए क्या है? आर्टिकल 43 ए, आर्टिकल 43 ए हो गया पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट, वर्कर इन मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये जो पार्ट आपको दिए हुए हैं, ये तीनों पार्ट आपको कहीं ना कहीं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, आर्टिकल 38 क्या है? आर्टिकल 38 है कि सिक्योर करना है सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। जैसे आपको फंडामेंटल राइट जो है उसको बोलते हैं पॉलिटिकल जस्टिस है, तो वैसे ही ये क्या हो गया? सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस को अटेन करना है। ठीक है, तो इकोनॉमिक जस्टिस, तो यहाँ से आपका ये जो पार्ट हो गया इकोनॉमिक जस्टिस, ये आपका इसमें आर्टिकल 38 में कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। ठीक है, तो यहाँ से इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉन्फर द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो ये जो जो पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू है कहाँ से आता है? ये आपका बोथ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों के पास है। अगर आप दोनों का आर्टिकल देख लें तो जैसे आर्टिकल 32 हो गया, आर्टिकल 32 हो गया जहाँ पे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, और आर्टिकल 226 से आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, आर्टिकल 226 हो गया। ठीक है, तो यहां से आपका आंसर हो गया बी, बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। पावर टू एस्टेब्लिश द कॉमन हाई कोर्ट फॉर टू और मोर स्टेट इज मेंशन अंडर विच आर्टिकल। जो कौन से आर्टिकल में दो से ज्यादा जो कॉमन हाई कोर्ट, जैसे मान लिए कि दो स्टेट है उनका कॉमन हाई कोर्ट बनाने का कौन सा आर्टिकल में मेंशन है? ठीक है, तो कॉमन कॉमन हाई कोर्ट का कौन सा आर्टिकल है? ये हो गया आपका आर्टिकल 231। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कॉमन हाई कोर्ट, कॉमन हाई कोर्ट। ठीक है, कॉमन हाई कोर्ट का कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 231 हो गया। आगे बढ़ते हैं, पूछ रहा है कि हु एमंग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड टू द पोजीशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए कौन से इसमें से जो है वो इलेक्ट हुए थे अनअपोज? ठीक है ना, उनका कोई अपोजिशन नहीं हुआ था, कोई सामने खड़ा नहीं हुआ था वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए। ठीक है, तो वो कौन थे? मोहम्मद हयदुल्ला थे। तो ये आपको फैक्चुअल है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसको आप डायरेक्ट याद ही रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ए सिटीजन ऑफ कनाडा रिसाइडिंग इन इंडिया कैन नॉट क्लेम द राइट टू। ठीक है, अब जैसे कुछ जो राइट होते हैं जो इंडियन सिटीजन को मिलते हैं, और कुछ राइट जो होते हैं वो आपको सबको मिलते हैं, इंडियन सिटीजन को भी मिलते हैं और फॉरेन जो एलियन एलिमेंट होते हैं उनको भी मिलते हैं। ठीक है, तो कनाडा है, तो कनाडा मतलब क्या हो गया? सिटीजन ऑफ कनाडा, मतलब कि यहाँ पे एलियन पे जो पॉपुलेशन का बात कर रहा है, जो लोग बाहर से आए हैं उसका बात हो रहा है, तो उनको क्या नहीं मिल सकता है? राइट टू इक्वल बिफोर लॉ तो सभी हैं। ठीक है, रिलीजन का भी जो फ्रीडम है सबके लिए एक बराबर है, और प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस ये सबके लिए है। यहाँ पे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है इसमें कुछ न कुछ लिमिटेशन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया हु हेल्ड द पोर्टफोलियो ऑफ कॉमर्स। ये भी आपको क्लास में कराया जा चुका है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? कॉमर्स का पोर्टफोलियो जो है CH भाभा ने किया था। ठीक है, आपको जितना एक एक करके जितने भी जो पोर्टफोलियो है, या इंटरिम गवर्नमेंट का हो गया या उसके बाद जो गवर्नमेंट पहला गवर्नमेंट बना उसका हो गया, इसका कंप्लीट डिस्कशन जो है क्लास में हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसका भी आपको क्लास में बताया जा चुका है। तो जैसे इसमें बोल रहा है कि कौन से मेंबर नहीं है, जैसे सैयद मोहम्मद सैदुल्ला थे, बिल्कुल थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर ये भी थे, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये भी थे। अब आप देखेंगे तो VT कृष्णमाचारी आप बोलेंगे ये भी थे, लेकिन ये नहीं थे, ये VT कृष्णमाचारी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कौन थे? TT कृष्णमाचारी थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है, ये छोटा सा जो है ना, ये बस एक यहाँ पे थोड़ा सा फंसाने के लिए दिया हुआ था, VT कृष्णमाचारी दिया हुआ है, यहाँ पे कौन थे? TT कृष्णमाचारी थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, from which sources did the Indian Constitution borrow the provision of related to the election of the Rajya Sabha? तो जो इलेक्शन ऑफ राज्य सभा है ये हम लोग ने कहाँ से लिया है? साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है, ये भी आपको क्लास में डिस्कशन कराया जा चुका है।
अब आ जाते हैं आगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कन्फर द स्पेशल प्रोविजन ऑफ द मणिपुर अंडर विच आर्टिकल। तो बोल रहा है कि जो स्पेशल प्रोविजन जो है मणिपुर के लिए वो कौन से हैं, ठीक है। तो मणिपुर के लिए स्पेशल प्रोविजन कौन सा है ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये आप कैसे ध्यान में रखेंगे, तो इसका सिंपल सा एक ट्रिक है जो मैं बताने वाला हूँ, जो आपको याद रखने में आसानी होगी। जैसे मैं आप यहाँ देख रहे होंगे ट्रिक, मैंने ऐसे याद रखा हुआ है जैसे नाम आसमा जी के, ठीक है। नाम आसमा जी के आपको याद रखना है, और उसके बाद अब आपको यहाँ पे ऊपर ए बी सी डी लिख देना है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, ठीक है। तो ये जितने भी आर्टिकल हैं ये कौन से हो गए, 371 ए, 371 बी, ये सब इतने होंगे। अगर मैं बोलूँ कि 371 में कौन से स्पेशल प्रोविजन कौन से स्टेट के लिए है, तो ये आपका महाराष्ट्र एंड गुजरात के लिए है। महाराष्ट्र एंड गुजरात, गुजरात, ठीक है। तो ये आपको आर्टिकल 371 हो गया, ठीक है, ये आपको ध्यान हो गया यहाँ पे। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि अब जितने भी हैं उसके नाम को लिखना है। जैसे एन से, एन से आपका हो गया नागालैंड। देखिए ए और एम जो है दो तीन बार रिपीट हो रहा है, तो इसका आपको ध्यान स्पेशल देना है। डबल ए जो है एक आपका किसका हो गया, आंध्र प्रदेश का हो गया, आंध्र प्रदेश का हो गया, ठीक है। उसके बाद अब फिर से आ जाइए, एम किसका हो गया, एम आपका हो जाता है मणिपुर का, एम हो गया मणिपुर, ठीक है। और ए हो गया यहाँ पे आसाम। आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले जो ए दिया हुआ है इस किसका है, आसाम का है। उसके बाद आंध्र प्रदेश हो गया, ए से कौन हो जाएगा, सिक्किम, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एम से अब क्या हो जाएगा, ये मेघालय, मेघालय। उसके बाद फिर ए आता है, यहाँ पे ए क्या हो गया, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ए से हो गया अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और जी से हो गया यहाँ गोवा, और दूसरा लास्ट में हो गया कर्नाटका, कर्नाटका। अब देखिए अब जितने भी आर्टिकल हैं अब आपको यहाँ से ध्यान होना चाहिए, नाम आसमा जी के अगर याद है तो। जैसे आर्टिकल 371, 371 डी पूछेगा तो डी किसका हो गया, आंध्र प्रदेश का, ठीक है। ये हो गया ना आंध्र प्रदेश का, डबल ए से आंध्र प्रदेश। अब पूछेगा 371 सी, सी किसका हो गया, मणिपुर का हो गया, ठीक है। तो मणिपुर का ही पूछ रहे हैं ना, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब देखिए बहुत लोग को जो कंफ्यूजन रहता है कि अगर आप एम से में कंफ्यूज हो रहे हैं कि मणिपुर होगा कि मेघालय होगा, तो आपको यहाँ पे ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है कि आप गलती कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इतना भी याद है तो एन ए एम अगर आप आ जाएंगे तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि ए बी सी डी चार ही ऑप्शन है, तो यहाँ पे एम एक ही है, तो या तो मणिपुर के लिए फिर ए बी सी डी में देख लीजिए सी होगा, तीसरा पोजीशन एम है मणिपुर, ठीक है। तो इसमें आपको अगर इतना भी ध्यान में हो तो आपको कोई गलती होने का चांसेस नहीं है, ठीक है। तो आपको 371 क्या हो गया, महाराष्ट्र एंड गुजरात का स्पेशल प्रोविजन हो गया। और नाम असमा जी के से मैंने आपको नागालैंड हो गया, मणिपुर, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, उसके बाद सिक्किम, सिक्किम के बाद हो गया मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और गोवा और कर्नाटका, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है क्योंकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है ये आपको पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पूछ रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग रैंक द लोएस्ट इन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये जो होता है ना ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइट पे भी मिलते हैं, ये आपको वहीं से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। और ये आपको इस टाइप के क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं तो आपको ध्यान में रखना है। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट क्या हो गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनली हायर पोजीशन की मतलब उनका जो स्टेटस जो है कंट्री में वो कौन सा माना जाता है, तो देख लीजिए। पहला हो गया प्रेसिडेंट, दूसरा हो गया वाइस प्रेसिडेंट, तीसरा हो गया प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद जो हो जाते हैं गवर्नर आ जाते हैं। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद जो गवर्नर होते हैं वो आ जाते हैं। उसके बाद जो आ जाते हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट आ जाते हैं, ठीक है। फॉर्मर प्रेसिडेंट 5 नंबर पे हो गए। उसके बाद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो गए। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व स्पीकर ऑफ लोकसभा हो गया, ठीक है। तो ये जितने भी हैं कम से कम आप 10 तक तो ध्यान रखें, बट नहीं भी हो रहा है तो 5 तक तो बिल्कुल, 5 से 6 तक तो आप बिल्कुल ध्यान रखें कि यहीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ऐसे मैं बोलूंगा कि आप 10 तक के ऑर्डर ध्यान रखें, कहीं कोई आपको दे देगा कि होल्डर ऑफ भारत रत्न डेकोरेशन, तो आप क्या करोगे, कंफ्यूज हो जाओगे वहां पे, ठीक है। तो फिलहाल ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि रैंक आपको बताना है। तो यहाँ दिया हुआ है क्या, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट, देखिए गवर्नर है तो गवर्नर क्या हो गया,
गया, चौथा पोजीशन पे आता है। उसके बाद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर फॉर्मर प्रेसिडेंट के बाद आते हैं, तो फॉर्मर प्रेसिडेंट के बाद आगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे नीचे आता है, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 6 पोजीशन पे आते हैं, तो यहाँ से इसका आंसर क्या हो जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आप इसका आप नोट्स बना लें, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। द रिमूवल ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा रिक्वायर, तो जो लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनको हटाने के लिए कौन सा रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो मैं इसको अभी फिलहाल क्वेश्चन से रिलेटेड अभी मैं कंप्लीट डिस्कशन कर देता हूँ कि जैसे मान ली कि पार्लियामेंट हो गया, ठीक है। पार्लियामेंट हो गया, पार्लियामेंट में होते हैं दो, लोकसभा और राज्यसभा दोनों होते हैं। तो यहाँ हो गया लोकसभा और ये आपका हो गया राज्यसभा, ठीक है। अब लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होंगे, ये दोनों का लिख देते क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको आते हैं, ठीक है। तो ये हो गए डिप्टी स्पीकर और एक हो गए स्पीकर, ठीक है, स्पीकर। और राज्यसभा में आपके हो जाएंगे चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, ठीक है, डिप्टी चेयरमैन, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि इनके इलेक्शन के लिए क्या जरूरत है, तो अगर इनका जब इलेक्शन होता है तो उसमें इनको सिंपल मेजोरिटी चाहिए, ठीक है। कौन सी मेजोरिटी चाहिए, सिंपल मेजोरिटी चाहिए, ठीक है। तो इलेक्शन के लिए डिप्टी स्पीकर और स्पीकर दोनों का इलेक्शन के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए। और इनको जब रिमूव किया जाएगा, रिमूवल के लिए कौन सा चाहिए, इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए, इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए, ठीक है। वैसे ही अगर मैं चेयरमैन का बात करूं तो चेयरमैन कौन होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो जैसे वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा वही तो चेयरमैन का ही हो गया, क्योंकि वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया वाइस प्रेसिडेंट का, ठीक है। इनका रिमूवल के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिमूवल के लिए आपको इनका राज्यसभा में चाहिए इफेक्टिव मेजोरिटी, क्योंकि जो हाउस के मेंबर होते हैं, मतलब जो हाउस को चेयर करते हैं, वहां पे इफेक्टिव मेजोरिटी। और लोकसभा में क्या चाहिए, लोकसभा में चाहिए सिंपल मेजोरिटी, क्योंकि ये वाइस प्रेसिडेंट भी होता है तो इनको हटाने के भी जो प्रोसेस है वो अलग है। तो राज्यसभा में इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए और लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर डिप्टी चेयरमैन को हटाना है, इलेक्शन करना है, तो ये हो गया सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी। और रिमूवल क्या हो गया, रिमूवल हो गया, रिमूवल हो गया, ये हो गया आपका इफेक्टिव मेजोरिटी, मेजोरिटी। तो जो स्पीकर डिप्टी स्पीकर लोकसभा के होते हैं, तो ये पूरा कंप्लीट पार्लियामेंट का डिस्कशन कर दिए। तो अब आपको कहीं से कोई क्वेश्चन आएगा तो छूटने वाला नहीं है। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर करें कि द रिमूवल ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, तो इनके रिमूवल के लिए कौन सा चाहिए, इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए। इनको इलेक्ट करने के लिए कौन सा चाहिए, सिंपल मेजोरिटी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द कमिटी। अब आपको जब क्लास में अभी पिछला क्लास में ही जब मैं पंचायती राज पढ़ा रहा था, तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कमेटियाँ बताए थे, जो मैंने पूछा था, बोला था कि आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज करने के लिए आता है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, तो सबसे पहले मैं एक बार फिर से मेंशन कर देता हूँ, मैं शॉर्ट फॉर्म में मेंशन कर देता हूँ, LTG, ठीक है, बैग LTG। मैंने ऐसे याद रखा हुआ है याद रखने के लिए, जैसे बैग LTG। पहला क्या हो गया, बलवंत राय मेहता कमेटी, ठीक है, बलवंत राय मेहता कमेटी। ए से क्या हो गया, अशोक मेहता हो गया, ठीक है, अशोक मेहता हो गया। और ए का हो गया GVK राव, GVK राव हो गया। उसके बाद ये हो गए LM सिंघवी, LM सिंघवी। उसके बाद हो गया थंगन, थंगन। और लास्ट में आपका हो जाता है गढ़गिल, ठीक है। तो ये जितने भी कमेटियां मैंने कंप्लीट डिस्कशन किया हुआ है आपको पंचायती राज में, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ से, अगर आपको याद रखना है कैसे ध्यान में रखेंगे, बैग LTG एक इसका हो गया, ये आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपका हो गया, जो डिफरेंट डिफरेंट जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड जो कमेटियां बनी थी, तो उनका हो गया। तो पहला हो गया बलवंत राय मेहता, दूसरा हो गया अशोक मेहता, तीसरा GVK राव, चौथा LM सिंघवी, टी से हो गया थंगन और लास्ट में हो गया गढ़गिल। आप देख लीजिए कि कैसे अरेंज होगा।
देखिए, अगर आपको ये भी नहीं भी पता है तो आप बलवंत राय मेहता कमेटी तो पता होगा कि सबसे पहले एक नंबर पे आता है। तो पूछ रहे करेक्ट ऑप्शन, तो क्या हो जाएगा, पहला सबसे पहला कौन हो जाएगा, वन। ठीक है। तो ये आप ऐसे भी, अब देखिए, आपको याद तो पूरा रखना है। और अगर एग्जाम में आप भूल रहे हैं तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, जहाँ पे आप नहीं भी याद हो तो मार सकते हैं। ठीक है। तीन चीजों को आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। कॉलिंग अटेंशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन इज एन इंडियन इनोवेशन। कॉलिंग अटेंशन मोशन इज नॉट मेंशन इन द रूल ऑफ प्रोसीजर। ठीक है, तो इसका आंसर करते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। कॉलिंग अटेंशन मोशन इज एन इंडियन इनोवेशन। ठीक है, तो कॉलिंग अटेंशन मोशन ये एक इंडियन इनोवेशन है, बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है। दूसरा है कॉलिंग अटेंशन मोशन इज नॉट मेंशन इन द रूल ऑफ प्रोसीजर। बट ये जो कॉलिंग अटेंशन मोशन है ये रूल ऑफ प्रोसीजर में मेंशनड है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन टू इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो आपको ओनली वन यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये आपको मोशन से रिलेटेड एक कंप्लीट वीडियो लेकर आएंगे, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मोशन को कंप्लीट डिस्कशन होगा। तो ये बहुत ही जल्द लेकर आएंगे इससे रिलेटेड वीडियो। आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन से जो लोग थे वो मेंबर नहीं थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ये जो है वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कारण क्यों है, क्योंकि आप पूरे जितने भी लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे उनका जो है याद नहीं रख सकते हैं। बट यहाँ पे आप नाम जो देख रहे होंगे, यहाँ पे जितने भी नेम है वो फीमेल है। ठीक है, इसका मतलब कि ये फीमेल मेंबर से है, इसलिए पूछा गया है। तो कितने मेंबर थे कंस्टिट्यूएंट असेंबली में, तो टोटल जो है 15 फीमेल मेंबर थे। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि फीमेल एम्पावरमेंट से लेकर अभी जो इशू चल रहा है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो अब पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट मेंबर। तो आप एक बार देख लें, मैं नेक्स्ट स्लाइड में जितने भी वुमेन मेंबर थे उनका लिस्ट दे दिया हूं। तो जैसे आप अगर देख लें, यहाँ पे आपको तीन चार नाम तो बिल्कुल से ध्यान में होना ही चाहिए। जैसे कि सरोजनी नायडू हो गए, सुचेता कृपलानी हो गए। ठीक है, सरोजनी नायडू क्या थे, एक गवर्नर भी रही, सबसे इंडिया की फर्स्ट गवर्नर थी। जो यूनाइटेड प्रोविंस आज का उत्तर प्रदेश है, पहले जो वहाँ की सबसे पहली गवर्नर कौन थी, तो आपका सरोजनी नायडू थे। ठीक है, उसके बाद विजया लक्ष्मी पंडित, ये भी नाम ध्यान में रखना है आपको। ये सब इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, लीला रॉय का नाम ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद राजकुमारी अमृत कौर, ये भी पॉलिटिशियन थी, इनका भी नाम ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी 15 हैं, इसमें से कम 8-10 तो आपको ध्यान में होने ही चाहिए। ठीक है, सुचित्रा कृपलानी हो गई, सरोजिनी नायडू हो गई, राजकुमारी अमृत कौर हो गई, लीला रॉय हो गए, या विजला लक्ष्मी पंडित हो गए। ठीक है, तो इसमें से आप देख लें। अब इस क्वेश्चन को आंसर करें। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अब पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर। सुचित्रा कृपलानी बिल्कुल मेंबर थी, विजया लक्ष्मी पंडित ये भी मेंबर थी, राजकुमारी अमृत कौर ये भी मेंबर थी। तो इसमें से कौन जो है मेंबर नहीं थी, अरुणा असफ अली जो है मेंबर नहीं थी। देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर से रिलेटेड इसलिए पूछा हुआ है क्योंकि ये फीमेल नेम है। ठीक है ना, फीमेल रिलेटेड है इसलिए पूछा हुआ है। तो आप जितने भी फीमेल मेंबर है इनको आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे अब दिया हुआ है कि विच पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, देखते हैं, शेड्यूल से रिलेटेड है। तो शेड्यूल में आपको मैंने क्या बताया था, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ से आप देख ले, टी टी से हो गया, टेरिटरी का बात हो गया। तो यहाँ आप देख लेते हैं, जैसे फोर्थ शेड्यूल हो गया। फोर्थ शेड्यूल में यहाँ पे एलोकेशन ऑफ सीट ऑफ राज्यसभा या काउंसिल ऑफ स्टेट बोल सकते हैं, तो ये आंसर करेक्ट है। दूसरा, ओथ एंड अफर्मेशन थर्ड शेड्यूल में है, आप ये भी करेक्ट है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया, शेड्यूल एरिया आपको कहाँ पे मिलता है, ये आपका हो गया फिफ्थ शेड्यूल में। ठीक है, और अदर शेड्यूल एरिया कहाँ पे हो गए, ये आपको सिक्स शेड्यूल में होगा। ठीक है, तो यहाँ ये आपको एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया, ये क्या होगा, यही आपका आंसर होगा, ये जो कि गलत है। ठीक है, ये की कौन सा है, फिफ्थ शेड्यूल है। ठीक है, यूनियन लिस्ट आपका जो ये मैंने एफ पार्ट जो बताया था, ये क्या क्या था, फेडरल सिस्टम का है। तो इसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और जनगणना लिस्ट किसमें दिया हुआ है, सेवंथ शेड्यूल में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें कौन से विच ऑफ दी नॉट करेक्टली मैच पूछ रहा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है हो जाएगा सी। मैं यहाँ लिख देता हूँ आंसर सी। आगे बढ़ते हैं।
Consider the following statements about the central government. The ministry and development are formed by the prime minister with the consultation of the cabinet secretary. ठीक है, ये तो आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। इसमें जो है मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट जो फॉर्म होते हैं, फॉर्म्ड बाय प्राइम मिनिस्टर विद द कंसल्टेशन ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर करता है। उसके बाद अब ये किसको बोलता है, प्राइम मिनिस्टर जो है प्रेसिडेंट को देता है, उसके बाद प्रेसिडेंट जो है करता है। तो यहाँ पे अब सेकंड सेंटेंस को पढ़े, एवरी मिनिस्टर इज एलोकेटेड मिनिस्ट्री बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो की कौन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा उसका नाम भेजता है, और वो किसके द्वारा अपॉइंट होता है, ये होता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो एलोकेटेड जो मिनिस्ट्री है ये किसके द्वारा मिलता है, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर मिलता है। करता कौन है, प्रेसिडेंट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 करेक्ट। तो ओनली 2 ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Who among the following determine the qualification which shall be the requisite for the appointment of the member of the finance commission? ठीक है, तो जो एक बोल रहा है कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, रिक्विजिट क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए जो फाइनेंस कमीशन का मेंबर का, ये कौन करता है, ये जो होता है वो किसके द्वारा होता है, ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा होता है। ठीक है, कि जो फाइनेंस कमीशन के जो मेंबर होंगे उनको उनका क्वालिफिकेशन क्या होगा, ये कौन तय करता है, पार्लियामेंट करता है बाय एक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्यू इज एम्पावर्ड टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत। तो जो पंचायत का जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको रिव्यू कौन करता है, ये भी आपको मैंने क्लास में, कल ही के क्लास में मैंने बताया। फाइनेंस कमीशन कंस्टिट्यूटेड बाय गवर्नर। जो स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है वो कौन कंस्टिट्यूट करता है, गवर्नर करता है, और वो जो है डिफरेंट भी जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है उसको रिव्यू किया जाता है। ठीक है, वही सेम क्वेश्चन पंचायत से रिलेटेड हो गया। ये मैंने कल आपको 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है पंचायत म्युनिसिपैलिटी का आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट फॉल विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ बोथ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, अब सेंटर एंड स्टेट जो है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन किसका होता है डिस्प्यूट का, ये होता है सुप्रीम कोर्ट का। डिस्प्यूट अमंग द स्टेट, ये भी कौन डील करता है, सुप्रीम कोर्ट डील करता है। प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट, इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों करते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों करते हैं। सुप्रीम कोर्ट हो गया आर्टिकल 32 और इसका हो गया आर्टिकल 226। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट, जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों का जुरिस्डिक्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच इज द मेन पर्पस ऑफ द पंचायती राज, पंचायती राज का मेन पर्पस क्या है, टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, नहीं। टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट, ये भी नहीं है। टू इंक्रीज द पीपल पॉलिटिकल अवेयरनेस, ये भी नहीं है। टू इनेबल द पीपल टू पार्टिसिपेट इन द डेवलपमेंटल जो है एडमिनिस्ट्रेशन, जो लोकल लेवल पे डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें पार्टिसिपेशन का बात करते हैं, उसमें उनको इनेबल करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि विच इज द पोजीशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंग्लो इंडियन कंडीशन इन कम्युनिटी इन द लोकसभा। ये पूछ रहा है कि एंग्लो इंडियन जो कम्युनिटी है उसमें लोकसभा का क्या पोजीशन है। लोकसभा अगर आपने 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अगर याद हो तो इसमें क्या हुआ था, इसको हटा दिया गया था। जो नॉमिनेशन होते थे, जो नॉमिनेट होते थे लोग लोकसभा में, उसको यहाँ से हटा दिया गया है। 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में उसको हटा दिया गया है। तो नॉमिनेशन ऑफ देम हैज बीन डन अवे विद बाय द 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ कट मोशन इन पार्लियामेंट। कट मोशन किस चीज़ के लिए लाया जाता है, जैसे जब अलग अलग डिमांड ऑफ ग्रांट पे जब वोटिंग, जब फाइनेंशियल बिल में अलग अलग डिमांड ऑफ ग्रांट पे जब वोटिंग होती है तो उसको अपोज करने के लिए गवर्नमेंट को क्या लाया जाता है, इसमें लाया जाता है कट मोशन। ठीक है, तो उसमें एज ए टोकन सम अमाउंट जो है उसमें रिड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो ये एक बेसिकली कट मोशन जो एक टूल है जहाँ पे ऑपोजिशन जो है अपोज करता है गवर्नमेंट के जो पॉलिसी है जो डिमांड इन ग्रांट्स में है। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए, टू रिस्ट्रिक्ट द डे टू डे फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर, नहीं है, आंसर नहीं होगा। टू मूव द प्रपोजल टू रिड्यूस द एक्सपेंडिचर ऑफ द बजट प्रपोजल, तो जो मैंने अभी बोला कि जो एक्सपेंडिचर है वो बजट प्रपोजल के उसको रिड्यूस करने का बात करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा।
टू रिस्ट्रिक्ट द ग्रांट ऑफ द गवर्नमेंट, नहीं रिस्ट्रिक्ट करने की बात नहीं करता है, ये रिड्यूस करने की बात करता है, ठीक है। टू रिस्ट्रिक्ट द ग्रांट बाई कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये भी आंसर नहीं होगा, इसमें क्या करता है, उसको रिड्यूस करने का बात करता है। आगे बढ़ते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिस्ट्रिक्ट द पार्लियामेंट टू होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, तो बोल रहा है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है नहीं होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकते हैं, तो ये कौन सा आर्टिकल में मेंशन है, तो आर्टिकल 102A में मेंशन है, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। Among the following, who has been the Speaker of the Lok Sabha prior to the election of the President of India? तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से पहले उन्होंने वो ये स्पीकर थे, ठीक है। तो कौन थे इसमें, तो नीलम संजीवा रेड्डी का जो बात करें तो वो पहले स्पीकर थे, बाद में वही चल के आगे इंडिया के प्रेसिडेंट बनते हैं, ठीक है। सबसे पहले स्पीकर थे, तो यही पूछ रहा है कि कौन जो थे पहले लोकसभा के स्पीकर थे, बाद में चल के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, ठीक है। तो कौन हो गए, नीलम संजीवा रेड्डी। आगे बढ़ते हैं। हु डिसाइड द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द मैटर अदर देन द 10th शेड्यूल, ठीक है। तो जो 10th शेड्यूल से जो अलावा होता है वो कौन करता है, गवर्नर करता है, ठीक है। अगर 10th शेड्यूल से रिलेटेड रहेगा तो कौन करेगा, ये मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, तो ये करते हैं स्पीकर, ठीक है। 10th शेड्यूल से रिलेटेड जो डिफेक्शन का बात करता है वो कौन देखता है, स्पीकर। और अदर देन जो आपको 10th शेड्यूल होता है ये कौन देखता है, गवर्नर देखता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंडियन नेशनल फ्लैग वाज एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन विच डेट, तो कौन सा डे में जो आपका नेशनल फ्लैग है उसको अडॉप्ट कर लिया गया था, तो ये आपको 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। Which amendment of the Constitution abolished the two seat where the reserve Anglo-Indian community, तो जो एंग्लो इंग्लो कम्युनिटी के लिए 2 सीट जो रिजर्व रहता था लोकसभा में, उसको कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हटा दिया गया, अभी पीछे क्वेश्चन किया है 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हटा दिया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम लोग ने जितने भी क्वेश्चन थे उसका कंप्लीट डिस्कशन कर लिए हैं। ये आपको जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उसको यहाँ पे लिस्टिंग किया हुआ है, ठीक है। इतने टॉपिक आपको लक्ष्मीकांत से करके जाने हैं, और इसके लिए क्या होगा, इसके लिए लक्ष्मीकांत से रिलेटेड जो है एक एक टॉपिक का आपको वीडियो जो है आएंगे और आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो जो आप ग्रीन से देख रहे हैं ऑलरेडी ये सब क्लासेस हो चुके हैं, बाकी जो क्लास है आगे आने वाले क्लास में आपको कंप्लीट करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। और कोई भी अगर डाउट होता है तो टेलीग्राम पे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। टिल देन कीप ऑन लर्निंग, थैंक यू सो मच।